नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सोशल न्यूज पर। मेरा नाम प्रद्युम्न शर्मा है। जनमत आप देखना शुरू कर चुके हैं। देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि हमारी लोकतंत्र की मंदिर संसद में आज जो कुछ भी हुआ उसने पूरे देश को झिझोड़ कर रख दिया। जहां लोकसभा में देश में हो रहे पेपर लीक संशोधन बिल जैसे गंभीर मुद्दा पर चर्चा होनी थी, लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर वही पुरानी स्क्रिप्ट दोहराने की पूरी कोशिश की। बिना किसी तथ्य, बिना किसी पक्के सबूत और बिना किसी प्रमाण के सीधे सरकार और देश की सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन इस बार झूठ का ये किला बहुत देर तक टिक नहीं पाया। बता दें कि जैसे ही इस पूरे मामले से जुड़ी असली रिपोर्ट सामने आई तो सब चौकन्ने रह गए। राहुल गांधी और उनके पूरे इकोसिस्टम के फेक नैरेटिव धरा का धरा रह गया। लोकसभा में पेपर लीक और सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक पर चर्चा का समय तय था। पूरा देश उम्मीद लगाए बैठा था कि सदन में छात्रों के भविष्य और देश की व्यवस्थाओं पर बातचीत होगी, लेकिन राहुल गांधी जैसे ही माइक पर आए उन्होंने चर्चा का रुख मोड़ दिया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने संसदीय मर्यादा, नियमों और भाषा के स्तर को पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया। सदन के रिकॉर्ड पर उन्हें इडियट और अंधभक्त से अमर्यादित, असंसदीय और घोर आपत्तिजनक शब्दों का खुलेआम इस्तेमाल करते हुए देखा गया। राहुल गांधी के इन शब्दों को सुनते ही पूरे सदन में हंगामा शुरू हो गया। सत्ता पक्ष के तमाम सांसद अपनी अपनी सीटों पर खड़े हो गए और इस बदजुबानी का पुरजोर विरोध कर दिया। किरण रिजिजू ने बेहद सख्त लहजे में कह दिया कि देश की संसद किसी की व्यक्तिगत जागीर नहीं है, जहां खड़े होकर देश के जनप्रतिनिधियों और नागरिकों के लिए इस तरीके की घटिया शब्दावली का इस्तेमाल हो। उन्होंने राहुल गांधी से बिना शर्त पूरे देश और सदन से माफी मांगने की पुरजोर मांग कर दी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले सुनवाएंगे आपको कि संसद में क्या कुछ हुआ। स्टूडेंट है और फिर ये इडियट भी है, तो मैंने उससे पूछा एक बात बताओ, ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? उसने कहा कौन सी तीसरी कैटेगरी? मैंने कहा अंधभक्त। इसको कहां डाला जाए? शी सेज टू मी, अंधभक्त इज अ पर्सन हु इज एब्सोल्युटली कन्विंस्ड that another idiot is God. So these are the three categories. विपक्ष महा गए। राहुल गांधी जी ऑन पार्लियामेंट्री वोट यूज नहीं करते, तो यहां से भी टोकने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। अभी जो शब्द मैं ये मानता हूं कि राहुल गांधी बहुत तरीके से ऐसा शब्द यूज कर रहे हैं, वो एक स्टूडेंट के नाम से ऐसा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इस्तेमाल तो वही कर रहे हैं ना, राहुल गांधी जी ही कर रहे हैं। वो नाम ले रहा है स्टूडेंट का, स्टूडेंट का नाम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट का नाम से इन्होंने जो शब्द यूज किया है वो अन पार्लियामेंट्री वोट है। चाहते हैं शायद बोला है सदन में अच्छा माहौल के लिए बोलेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस असंसदीय शब्द का प्रयोग हमारे नेता प्रतिपक्ष ने किया है उसे कार्रवाई से निकाल दिया जाए। अपना व्यवस्था से निकल जाता है। ओके, वो निकाल दिया जाए। और मैं आप सभी से ये अपील अपने पक्ष से करना चाहता हूं कि इस समय आप शांत रहिए, उनकी बात सुनिए। विपक्ष महा गए। चाहते तो हम ये थे कि इस बिल पर गंभीर चर्चा होती, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने बड़ी संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है, अभी हाल ही में जो पेपर लीकेज हुआ उसकी जानकारी 7 और 8 जुलाई की रात को आई। 12 तारीख को सीबीआई को सौंप दिया गया। तुरंत 13 व्यक्ति हिरासत में ले लिए गए। साथ ही साथ लगभग 92 लोकेशंस पर रेड किया गया और 12 तारीख को ही सीबीआई दिया। और मुझे ये कहते हुए तसल्ली है कि कल चार्जशीट फाइल हुआ और आज से वो ट्रायल भी शुरू हो गया इस नए कानून के तहत, जिसके अनुसार पूरा का पूरा फैसला
5 महीने में मुकम्मल हो जाएगा। पहले 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन और अगले 3 महीने में खंड 2 से 5 विधेयकांग बने जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ। खंड 2 से 5 विधेयकांग बना। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयकांग बने जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयकांग बने। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। पक्ष में हाँ गए। कांग्रेस नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस पर गहरा दुख यहाँ पर जता दिया है। उन्होंने खड़े होकर सभी सदस्यों से सदन की गरिमा, उच्च परंपराओं और नियमों के तहत ही बहस को आगे बढ़ाने का पुरजोर आग्रह किया। हंगामे को बढ़ता देख और भाषा के गिरते स्तर को देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने राहुल गांधी द्वारा इस्तेमाल किए गए उन अपमानजनक और असंसदीय शब्दों को सदन की आधिकारिक कार्रवाई के रिकॉर्ड से हटाने का तुरंत निर्देश जारी कर दिया। सदन के भीतर माहौल तब और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया जब राहुल गांधी ने दिल्ली में हुए छात्र आंदोलन का जिक्र छेड़ दिया। उन्होंने सीधे देश के गृह मंत्री पर निशाना साधते हुए सवाल यहां पर दागे गए। अगर दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान गोली चली थी तो गोली चलाने का आदेश किस स्तर से दिया गया था, ये सवाल उनकी तरफ से पूछा गया। सदन में ये सवाल फेंकते ही ऐसा लगा मानो कोई बहुत बड़ा सच सामने आ गया हो। लेकिन क्या सच में गोली चली थी या फिर ये सिर्फ मोदी सरकार और गृह मंत्रालय को बदनाम करने के लिए रचा गया राहुल गांधी का प्रपंच था? आइए आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे इस गोलीकांड के दावे की असली और खौफनाक हकीकत क्या है, जिसने आज संसद से लेकर सड़क तक सबको सन्न कर दिया। आज राहुल गांधी जी के उस तथ्य को, जो अतथ्य है और जो झूठ है, जिसको तथ्य के रूप में पेश करने की कोशिश पार्लियामेंट में की कि स्टूडेंट्स के सदन मार्च, पार्लियामेंट मार्च के ऊपर गोली चलाई गई, इसका खंडन किया जाता है कड़े शब्दों में। आज राहुल गांधी ने कहा स्टूडेंट्स के ऊपर गोली चलाई गई। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट शब्दों में कहती है, आधिकारिक रूप से कहती है, सारे बातचीत के बाद कहती है कि गोली नहीं चलाई गई। राहुल गांधी जी ने झूठ बोला कि गोली चलाई गई, गोली नहीं चलाई गई। उन्होंने कहा कि गोली चलाने का जो फरमान था, जो ऑर्डर था, जो हुक्म था, वह देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने दिया। झूठ, क्योंकि गोली चली नहीं तो ऑर्डर कहां से आएगा। और एक बात मैं स्पष्ट कर दूं यहां पर, क्योंकि सभी को ये तथ्यात्मक बातें शायद मालूम ना हो, मगर जो अपने घरों में बैठकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे हैं वह भी इस तथ्य को जान लें कि जहां भी कहीं मार्च या प्रोटेस्ट होता है, वहां अगर आर्म्ड फोर्सेस या पुलिस होती है, वहां एक मजिस्ट्रेट होता है जो वहां तत्कालीन, उस समय तत्क्षणात निर्णय लेता है, ऑन द स्पॉट निर्णय लेता है कि उस मौके पर लाठीचार्ज होना चाहिए या नहीं, कैसी परिस्थिति है, उस समय पर बल का प्रयोग होना चाहिए या नहीं। यह निर्णय देश के गृह मंत्री नहीं लेते हैं, वहीं मौजूद मजिस्ट्रेट लेते हैं। तो गोली चली नहीं, किसी ने गोली चलाने का हुक्म नहीं दिया और लोकल मजिस्ट्रेट मौजूद होते हैं। यह सब विषय नेता प्रतिपक्ष को मालूम होना चाहिए। राहुल गांधी के इस बेबुनियादित बयान और अमर्यादित भाषा के बाद सदन में गतिरोध इतना बढ़ गया कि कामकाज पूरी तरीके से ठप हो गया।
सत्ता पक्ष जहां तथ्यों के साथ राहुल गांधी से माफी की मांग पर अड़ा हुआ, तो वहीं विपक्ष अपने इस झूठे दावे को सही ठहराने के लिए नारेबाजी लगातार करता रहा। लोकसभा अध्यक्ष ने दोनों पक्षों से बार बार शांति बनाए रखने और बिल पर चर्चा करने की अपील करते रहे वो, लेकिन शोर शराबा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि आखिरकार सदन की कार्यवाही को समय से पहले ही स्थगित करना पड़ा। फिर सदन की कार्यवाही दोबारा 3 बजे फिर शुरू हुई तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में अपना पक्ष रखा। बीजेपी ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और राहुल गांधी पर तीखे हमले की बौछार कर दी। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी इस पर तमाम अपनी प्रतिक्रिया दी, जो आप लगातार अभी सुन ही रहे थे। बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल गांधी ने फिर से वही बात दोहरा दी। वो बराबर सदन में कह रहे थे। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी हम आपको सुनवाएंगे। देखिए, जहां तक पेलेट गन की बात है, pellet gun is a lethal weapon. At close range, pellet gun can kill a person. Pellet gun can blind a person. मैंने आपके सामने, प्रेस के सामने, मैंने एक पेलेट गन का विक्टिम से आपसे बात करवाई। आपने देखा, अपनी आंखों से आपने देखा होगा, उसके शरीर में छर्रे थे, उसकी आंख में छर्रे थे। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्ट थी उसमें लिखा है, पेशेंट हैज बीन शॉट बाय पेलेट गन्स। तो ये किसने चलाई? और ये एक व्यक्ति नहीं, अनेक लोग हैं जिनको पेलेट गन से मारा गया है। तो मैंने तो आपको सबूत दिया है और वो कह रहे कि मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं तो आपके सामने व्यक्ति को लाया हूं, मैंने अपनी आंखों से छर्रे देखे हैं, पूरी बॉडी में छर्रे भरे हुए हैं। डॉक्टर से मैंने बात की, डॉक्टर कह रहा है कि भैया छर्रे हैं, हम निकाल नहीं पा रहे हैं, आंख फूटी हुई है। और रिजू जी कह रहे हैं मैं झूठ बोल रहा हूं, सरकार कह रही है हमने पेलेट गन यूज नहीं किया। तो आप प्रूफ पे जाएंगे या खोखले शब्दों में जाएंगे? और क्या जाते हैं कि मैं मतलब पूरी राइफल उठा के ले आऊं? राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी ने तुरंत फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर पलटवार भी किया। And I said, what about the other type? She says the other type. नंबर 1, उन्होंने आक्षेप लगाया कि आई वॉज नॉट अलाउड टू स्पीक, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया। मैंने बार बार कहा है, जब 45 लोगों को बोलने का मौका दिया गया तो राहुल गांधी को बोलने का मौका क्यों नहीं दिया जाएगा? जब प्रियंका वाड्रा जी को बोलने का मौका दिया गया, प्रियंका वाड्रा जी ने भी कई आक्षेप लगाए, तो राहुल गांधी जी को बोलने का मौका क्यों नहीं दिया जाएगा? राहुल गांधी जी को पूरा मौका दिया गया, मगर राहुल गांधी जी बोल नहीं पाए। राहुल गांधी जी ने यह आरोप लगाए कि किरण रिजिजू जी ने और राजनाथ जी ने उनके बीच में बोला, उन्हें मौका मिला मगर राहुल जी को मौका नहीं मिला। पहली बात, किरण रिजिजू जी ने खड़े होकर 2 या 3 बार जो आपत्ति जताई वो वाजिब आपत्ति थी, और वह आपत्ति एक अनपार्लियामेंट्री शब्द इडियट को लेकर था, जो कि कानूनन रूल्स के हिसाब से आप सदन के पटल पे जिस शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उसको पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के नाते उन्होंने खड़े होकर उसके स्पष्टीकरण दी। मगर किरण रिजिजू जी की अंगिमा भंगिमा, उनकी भाषा में शालीनता, विनम्रता और बहुत ठंडक थी। गुस्से में नहीं, बहुत शांत स्वभाव में किरण जी ने कहा कि हम आपको सुनना चाहते हैं, यह एक शब्द इडियट आप नहीं कहे, क्योंकि पार्लियामेंट रूल के हिसाब से चलता है। रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने खड़े होकर एक ही अपील की। उन्होंने कहा, राहुल जी आप बोलिए, और मैं हमारे सदस्यों से, ट्रेजरी बेंच के सदस्यों से ये अपील। राहुल गांधी की आदत ये बन चुकी है कि वे विदेशों में जाकर या देश की संसद में खड़े होकर बिना किसी सबूत के देश की संस्थाओं, पुलिस और सेना पर झूठे आरोप लगाते ही रहते हैं।
आपको बता दें कि सरकार किसी भी मुद्दे पर तथ्यों के आधार पर बहस करने को 24 घंटे तैयार है, लेकिन झूठी खबरों और भ्रामक नैरेटिव के आधार पर देश में शांति और व्यवस्था को भंग करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। दूसरी तरफ अपनी ही बातों में घिरने के बावजूद राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी पर आरोप एक बार फिर से लगाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, इसलिए सरकार को जवाब देना चाहिए। तो फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम के बीच कुछ वामपंथी और राष्ट्र विरोधी मीडिया संस्थानों ने एक नया एंगल इसको देने की कोशिश की। मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पुलिस की एक जनरल डायरी में रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा एंटी राइट गन के इस्तेमाल का जिक्र है, लेकिन जानकारों और कानून के विशेषज्ञों का साफ कहना है कि दंगा रोधी उपकरणों का इस्तेमाल भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जिससे घातक गोलीबारी नहीं कर जा सकता। इसके बावजूद इस तथ्य को मोड़कर यह साबित करने की कोशिश की गई कि मानो पुलिस ने गोलियां चला दी हों। अब तक सामने आए तमाम आधिकारिक दस्तावेजों, अस्पताल की एमएलसी रिपोर्ट और दिल्ली पुलिस के बयानों से ये शीशे की तरह साफ हो चुका है कि संबंधित घायल व्यक्ति को कोई गोली नहीं लगी थी, बल्कि उसे ब्लंट ऑब्जेक्ट से साधारण चोट आई थी। राहुल गांधी द्वारा संसद में किया गया गोली कांड का दावा पूरी तरीके से तथ्यहीन, काल्पनिक और भ्रामक था। सदन में इडियट और अंधभक्त जैसे शब्दों का प्रयोग करके संसदीय लोकतंत्र के स्तर को गिराने की कोशिश की गई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब जांच एजेंसीज और मेडिकल साइंस राहुल गांधी के दावों को नकार चुके हैं, तो क्या विपक्ष के नेता देश के युवाओं से, दिल्ली पुलिस से और इस देश की संसद से अपने कृत्य के लिए माफी मांगेंगे, या फिर यही नैरेटिव बनाने की राजनीति चलती रहेगी? अब आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि पूर्णिमा पर 40 लाख विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री का तोहफा। बता दें कि 250 करोड़ की यूनिफॉर्म राशि डीबीटी से ट्रांसफर हुई है। भरतपुर डी को 1186 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी गई है। आपको हम ये भी जानकारी दे दें कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भरतपुर जिले के वैर तहसील स्थित खेड़ली गुर्जर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के 40 लाख से अधिक विद्यार्थियों को बड़ी सौगात दी गई। मुख्यमंत्री ने कक्षा 1 से 8 तक के पात्र विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म योजना के तहत 250 करोड़ की राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरित यानी कि डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में ट्रांसफर की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए कार्य कर रही है। सरकार केवल घोषणाएं नहीं करती, बल्कि उन्हें समयबद्ध तरीके से धरातल पर भी उतारती है, और यही सरकार की कार्य संस्कृति है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने भरतपुर और डीग जिले को कुल 1186 करोड़ से अधिक के सड़क, बिजली, ड्रेनेज और अन्य आधारभूत ढांचे से जुड़े विकास कार्यों की सौगात दी। इसमें कई परियोजनाओं का शिलान्यास और कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री ने खेड़ली गुर्जर में बालिका सैनिक स्कूल का भूमि पूजन किया। साथ ही मिशन पढ़ो राजस्थान के तहत रीडिंग प्रमोशन कैंपेन का शुभारंभ, निपुण कैलेंडर का विमोचन, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को टैबलेट वितरण और शिक्षकों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्थानीय मांगों को देखते हुए भुसावर को ब्रज क्षेत्र विकास योजना में शामिल करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे भुसावर क्षेत्र के विकास को रफ्तार मिलेगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े विद्यार्थियों से संवाद करते हुए उन्हें पढ़ाई, खेल और नवाचार के बीच बेहतर समन्वय बनाने के लिए प्रेरित भी किया है। सीएम योगी ने भदोही जिले को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। सीएम योगी ने ऐलान किया है कि काली नगरी के रूप में विश्व प्रसिद्ध भदोही जिले का नाम एक बार फिर बदलकर संत रविदास नगर किया जाएगा। वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास जन्मस्थली पर आयोजित समरसता संकल्प अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने यह घोषणा की। समारोह को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी की सरकार ने रविदास जी महाराज के नाम पर बने जनपद का नाम हटाकर अपराध और पाप किया था। रविदास महाराज के प्रति हमारी अटूट आस्था का ही परिणाम है कि भदोही अब फिर से संत रविदास नगर के नाम से जाना जाएगा। सरकार इसके लिए नाम परिवर्तन की प्रक्रिया को जल्द ही आगे बढ़ाएगी।
भदोही जिला 1994 में अस्तित्व में आया था। मायावती सरकार के दौरान इसका नाम बदलकर संत रविदास नगर किया गया था। साल 2014 में अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सपा सरकार ने इसका नाम वापस भदोही कर दिया था। अब योगी सरकार ने एक बार फिर से कोशिश की है और संत रविदास नगर करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। और समाजवादी पार्टी ने एक पाप और किया था, सदगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर बने हुए जनपद का नाम भी हटा दिया। आज मैं फिर कह रहा हूं, फिर से भदोही को संत रविदास नगर के नाम पर ही जाना जाएगा। संत रविदास नगर के रूप में 650वीं जयंती के अवसर पर सदगुरु रविदास जी महाराज के प्रति हमारी आस्था, फिर से भदोही संत रविदास नगर रहेगा और उसके नाम पर हम लोग इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। संसद के मॉनसून सत्र में शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और उन पर आपको बता दें कि सरकार की कार्रवाई को लेकर लगातार चर्चा यहां पर हो रही है। केंद्र सरकार का दावा है कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले माफियाओं के खिलाफ सख्त कानून बनाए गए हैं और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। इन्हीं अहम मुद्दों पर हमारी संवाददाता मीनाक्षी श्रीयान ने भाजपा सांसद दर्शन सिंह चौधरी से बातचीत की। सुनवाई। पार्लियामेंट में लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी से लोकसभा सांसद दर्शन सिंह चौधरी जी हैं। सर, जिस तरीके से पार्लियामेंट में विपक्ष जो है लगातार हंगामा करता हुआ नजर आया, देखिए विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है, न विपक्ष के पास जमीन बची है। वो केवल कुछ ऐसे अनर्गल आरोप लगाकर देश को भ्रम में डालने का काम करते हैं। विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी ने आज जो विषय रखा और जिस विषय से विषयांतर होते हुए और कुछ भी ऐसे गैर तथ्यात्मक बिंदुओं को वहां लाने का प्रयास किया जो सदन के पटल पर अमर्यादित थे और यह सब ठीक नहीं। देश यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार बढ़ रहा है। हर वर्ग का विश्वास माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। चाहे युवाओं को देख लो, चाहे महिलाओं को देख लो, चाहे किसानों को देख लो, चाहे गरीबों को देख लो, हर वर्ग का कल्याण करने में और जो विकसित भारत का संकल्प उन्होंने लिया है, निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं कि हम इन्हीं आंखों से और ये युवा उसको निश्चित देखेंगे और मेरा भारत दिन प्रतिदिन प्रगति करेगा। जिस तरह से राहुल गांधी जी गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाते हुए नजर आए हैं, उनका कहना है कि छात्रों पर उन्होंने गोलियां चलवाई है, इस पर आप क्या कहेंगे? एक तो कानून की समझ ना होने के कारण इस प्रकार की बातें उनके द्वारा की जाती हैं। कभी भी गोली का ऑर्डर कोई मंत्री कर ही नहीं सकता। हम संविधान को जानने मानने वाले लोग हैं और वो तो जब शपथ ले रहे थे संविधान को खूब हाथ में रख रहे थे। उसको समझें कि कोई भी मजिस्ट्रेट पावर ही इस प्रकार के ऑर्डर कर सकती है और जब ये निश्चित प्रक्रिया है, विधान में एक निश्चित प्रक्रिया अंगित है, उसमें मंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी तो वो तो युवा हितैषी, देश हितैषी हर काम में बढ़ चढ़ के वो काम करते हैं और इस प्रकार के आरोप लगाकर ये अपने आप को क्या मालूम क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं और जनता उनको बार बार जवाब दे रही है। आप देखो पिछले कई वर्षों में लगभग 100 चुनाव के आसपास माननीय राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी, उनका पूरा गठबंधन हारा है, इसके बाद भी वो सबक नहीं ले रहे हैं और इसलिए देश उनसे हमेशा नाराज रहता है। सुदर्शन न्यूज के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी से लोकसभा सांसद दर्शन सिंह चौधरी जी। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मीनाक्षी श्रीयान, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और जगदलपुर से विधायक किरण सिंह देव एक भीषण सड़क हादसे में घायल हो गए। ये दुर्घटना उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर यहां पर देखने को मिली है। उन्हें इलाज के लिए तत्काल झांसी महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया, जहां डॉक्टरों की विशेष निगरानी में उनका उपचार चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव अपने परिवार के साथ मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम में दर्शन पूजन करने के बाद वापस लौट रहे थे। राजमार्ग पर यात्रा के दौरान सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने अचानक कट मार दिया। कार को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर उनकी गाड़ी सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी ज्यादा तेज थी कि किरण देव कोई इनोवा कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई।
हादसे में किरणदेव की कमर और शरीर के अन्य हिस्सों में चोट आई है। हालांकि डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि उनकी स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर है। उनके पीएसओ, पीए और ड्राइवर को भी चोटें आई हैं। अब आगे बढ़ लेते हैं खबरों में। आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सेंटर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने वन विभाग के नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, वन्यजीव संरक्षण पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया और उत्कृष्ट कार्य करने वाले वन कर्मचारियों को सम्मानित किया। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने जहां पर्यावरण, संस्कृति और बाघ संरक्षण पर अपने विचार रखे, तो वहीं प्रदेश में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर सरकार का रुख भी स्पष्ट किया। अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने गुरु पूर्णिमा की बधाई दी और भारतीय संस्कृति और प्रकृति के संबंधों पर प्रकाश डाला। सीएम मोहन यादव ने कहा कि हमारी संस्कृति में देवी देवताओं के वाहनों को प्राणी जगत से जोड़ा गया है। यूरोपीय देशों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण बाद में आया, लेकिन हमारे यहाँ आदिकाल से ही गांव-गांव में लोग जानते हैं कि पौधों और पेड़ों में प्राण होते हैं। उन्होंने चंबल नदी को एशिया के सबसे स्वच्छ जल की नदी बताते हुए घड़ियाल संरक्षण का भी जिक्र किया। साथ ही असम में जंगली भैंसे और चीतों के आदान प्रदान के प्रयासों पर भी बातचीत की।